तो भाई फाइनली वाईआरएफ के सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स की अल्फा सिनेमा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जहां पे धुरंधर जैसी मूवी देखने के बाद इस यूनिवर्स के स्पाई एजेंट्स आपको ट्रैवल एजेंट्स और एलआईसी एजेंट्स की तरफ फील होंगे। हालांकि भाई वो बात अलग है कि मैंने इस फिल्म से जिस लेवल की बेवकूफी और टोटल नॉनसेंस वाली एक्सपेक्टेशंस रखी थी, उसको ये फिल्म पूरी तरह से मैच करती है। मतलब भाई धुरंधर जैसी आइकॉनिक फिल्म के बाद इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करके ऑडियंस के पेशेंस को चेक करने की जो हिम्मत इस फिल्म के मेकर्स ने दिखाई है, उसे आप डेयरिंग वाली कैटेगरी में रखेंगे या फिर बेवकूफी वाली कैटेगरी में, मैं वो आप पे छोड़ता हूँ। खैर, जैसा कि ट्रेलर को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि फिल्म में हमें आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल के साथ साथ ऋतिक रोशन का भी कैमियो देखने को मिलता है। वहीं फिल्म को डायरेक्ट किया है शिव रवेल ने, जिन्होंने इससे पहले द रेलवे मैन जैसी सीरीज को डायरेक्ट किया हुआ है। तो भाई ये फिल्म वॉर 2 के बाद अब वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को किस लेवल का डाउनफॉल देती है, आइए उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई आगे बढ़ने से पहले अगर फिल्म की ब्रीफ समरी की बात करें तो ये फिल्म 1999 में कारगिल वॉर के बैकड्रॉप में शुरू होती है, जहां पे बॉबी देओल का कैरेक्टर कर्नल फतेह सिंह लखावत इंडियन सोल्जर्स के लिए अल्फा नाम का एक तरह का सुपर सोल्जर सीरम बनाने का प्रोग्राम शुरू करता है, जहां पे इनिशियली उसके प्रोग्राम की वजह से सोल्जर्स मरने लगते हैं और इसी वजह से उसके प्रोग्राम को इंडियन आर्मी बंद कर देती है। हालांकि इसी बीच फतेह को एक बच्ची मिलती है जिसकी बॉडी पे इस सीरम का साइड इफेक्ट नहीं होता, और इसी बच्ची जिसका नाम वो सीता रखता है, उसी की हेल्प से इस प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए फतेह सीक्रेटली इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखता है। अब भाई इसके बाद अल्फा प्रोग्राम का क्या होता है और कैसे इस स्टोरी में शर्वरी की कैरेक्टर दुर्गा और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर कबीर की एंट्री होती है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब भाई सच बताऊं तो ये फिल्म देखकर आपको क्लियरली ये फील होगा कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं एमसीयू की ब्लैक विडो को वाईआरएफ और इंडियन कंटेक्स्ट में रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी, पर ऑब्वियसली इन लोगों से वो हो नहीं पाया। इनफैक्ट भाई इन लोगों ने एंजेलिना जॉली की टूम रेडर और जॉन विक फ्रेंचाइज की बैलरीना मूवी से भी इंस्पिरेशन लेकर कुछ शॉट्स को फिल्म में डालने की कोशिश की थी, पर इन सब का फिल्म पे कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बजाय ये सब बस एक मेस्ड खिचड़ी की तरह फील होता है। मतलब भाई अगर इन लोगों को ब्लैक विडो मूवी के ही प्लॉट को यूज करना था तो टेम्पलेट इनके पास मौजूद था और इनको बस प्लॉट को वाईआरएफ और इंडियन सिनेमा के हिसाब से एडजस्ट करना था। पर लेजेंडरी उदय चोपड़ा, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, उन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर की तरह ही स्टोरी की भी लंका लगा दी है, जहाँ पे केवल पहले 30 मिनट में ही आपको फिल्म की पूरी स्टोरी लाइन का अंदाजा लग जाएगा। वहीं अगर स्टोरी के इलॉजिकल पॉइंट्स की बात करें तो भाई वो तो भर भर के आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे ही, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको विक्रांत कौल के रूप में एक ऐसा रॉ चीफ देखने को मिलेगा जो कभी भी कहीं भी कैप्चर हो जाता है। मतलब भाई एक तरफ धुरंधर में हमने आईबी चीफ के रूप में अजय सान्याल का एक पावरफुल कैरेक्टर देखा था, वहीं यहाँ पे हमें विक्रांत कौल के रूप में एक ऐसा रॉ चीफ दिखाया जा रहा है जिसे अगर हमारे देश के रॉ चीफ ने देख लिया ना तो वो इस बेइज्जती को देखकर खुद ही अपने आप से इस्तीफा दे देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वहीं भाई फिल्म में दूसरी तरफ हमें एक ऐसा इंडियन आर्मी ऑफिसर दिखाया जाता है जो एक्चुअली में एक पाकिस्तानी सोल्जर है, जिसने सालों पहले बॉर्डर को क्रॉस किया था और एक हिंदू आइडेंटिटी के साथ सेना में भर्ती होकर कर्नल की रैंक तक पहुंच गया है। अब भाई कोई इन लोगों को बताए कि आर्मी रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स का मेडिकल वगैरह भी होता है, जहाँ पे पहले तो इस कैंडिडेट को पकड़कर कूटा जाएगा और उसके बाद फिर ऐसा गायब किया जाएगा कि दुनिया में इसका नामो निशान तक नहीं मिलेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खैर, इसके बाद अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई आलिया भट्ट पूरी फिल्म में काफी ज्यादा ट्राई करती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे पहले तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस एक्शन के हिसाब से सूट नहीं करती और फिर उन्होंने फिल्म में जो एक्शन परफॉर्म किया है दैट लुक्स बैड। इनफैक्ट शर्वरी की भी फिल्म में कुछ ऐसी ही हालत है। हालांकि एक घर में शर्वरी और आलिया भट्ट के बीच में जो एक्शन होता है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अदरवाइज इट वॉज होपलेस। हालांकि अगर अनिल कपूर की बात करें तो उन्हें जो काम दिया गया था उन्होंने उस रोल को अच्छी तरह से निभाया है, पर अगर फिल्म में कोई प्रॉमिसिंग लगा है तो वो है लॉर्ड बॉबी। बट अगेन जहाँ पे भी उन्होंने अपने मुंह से हरियाणवी एक्सेंट निकाली है वहां उनके कैरेक्टर का बंटाधार हो गया है। तो भाई ओवरऑल अल्फा में वाईआरएफ वालों ने एमसीयू की ब्लैक विडो, एंजेलिना जॉली की टूम रेडर और जॉन विक यूनिवर्स की बैलरीना में से कई सारी चीजों को मिलाकर कुछ बहुत ही तगड़ा बनाने का सोचा था, पर उदय चोपड़ा की चमत्कारी राइटिंग की वजह से अगर कुछ बन पाया तो वो थी एक बिना स्वाद वाली खिचड़ी, जिसके लॉजिक को देखकर आपका पेट खराब होना बिल्कुल से तय है।
मतलब भाई फ्रेंकली स्पीकिंग, धुरंधर जैसी फिल्म देखने के बाद ये फिल्म कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने पोटी पे धनिया डालकर हमारे सामने सर्व कर दी हो। जहाँ पे अगेन आलिया भट्ट और शर्वरी के घर के अंदर वाले एक्शन सीक्वेंस को छोड़ दें तो पूरे फिल्म के दौरान इंडियन आर्मी, रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसीज की बेइज्जती करने के साथ साथ वाईआरएफ वालों ने एक तरह से केवल ऑडियंस का पेशेंस चेक किया है। जहाँ पे होपफुली इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये होगी कि शायद इस फिल्म के साथ ही वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का भी अंतिम संस्कार हो जाए। सो इन माई ओपिनियन पैसे देकर ये टॉर्चर झेलने से कहीं अच्छा होगा कि आप उन पैसों से चाय समोसे की पार्टी कर लें। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की अल्फा का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।